नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन हम 6 से 7 लाइव आते हैं। जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 6 से 7 लाइव आएँ। साथ ही साथ हम प्रश्नोत्तरी के प्रश्न भी हम डालते हैं आपको। हम आज संस्कृत और हिंदी दोनों के मिक्स प्रश्नों की चर्चा करेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकें। प्रश्न को पढ़ लें एक बार अच्छे से। छात्राः भाषाम अधिगृह्णन्ति एवं, प्रश्न हमारे क्या है? छात्राः भाषाम अधिगृह्णन्ति, अर्थात छात्र भाषा को अधिग्रहण करते हैं। सहजांत क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन, सहज क्रिया परिसर में भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा संरचना विश्लेषण, भाषा संरचना के विश्लेषण में। भाषा साहित्येन, भाषा साहित्य अध्ययन में। तस्या भाषाया वाग्मिनम विषय ज्ञान प्राप्त है, उस भाषा से संबंधित वाणी का ज्ञान प्राप्त करने के विषय में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पूछा गया है भाषा छात्रा भाषा अधिग्रहणति, यहाँ पर जो शब्द है अधिग्रहणति, ये इसका प्रयोग होता है सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करने के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? सीखी हुई चीज़ का क्या करने के लिए? उपयोग करने के लिए। अब बालक ने भाषा को सीख लिया है और उसका उपयोग वो कहाँ पर करेगा? क्रिया परिसरे, अर्थात क्रिया जहाँ पर वह कार्य कर रहा है उसके समाज में, वातावरण में, वहाँ पर उसका क्या करेगा? वो उपयोग करेगा। तो यहाँ पर सीधा अधिग्रहणति शब्द हमने पकड़ा और सीधा इसका आंसर क्या लगा दिया? नंबर 1 आंसर लगा दिया। बाकी हमको बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है उनकी, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध किससे? अधिग्रहण से। और अधिग्रहण का अर्थ है सीखी हुई ज्ञान का, सीखी हुई विषय वस्तु का प्रयोग करना, उपयोग करना। तो यहाँ पर देखो आप, सहजांत यानी सरल भाव में, क्रिया परिसर यानी क्रिया परिसर में, यानी जहाँ पर कार्य कर रहा है वहाँ पर वो किसका उपयोग कर रहा है? भाषा का उपयोग कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चित्रई अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। चित्र की जानकारी प्राप्त करना, ये जो परिणाम होता है किसका परिणाम होता है? देखो, कला कौशल वर्धनेन, वाक् कौशल वर्धनेन, श्रवण कौशल वर्धनेन, साहित्य कौशल वर्धनेन। तो यहाँ पर देखो ये भी सिंपल है। चित्र है, चित्र किसके अंतर्गत आता है? चित्र एक कला है। चित्र बनाना क्या है? कला है। और चित्र को जानना क्या है? चित्र को जानना अत परिणामकारी भवति। चित्र को जानना किसका परिणाम होता है? तो किसका होता है? कला कौशल, कला है वो हमारी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो भाई। शिक्षिका छात्राणां सारिगम दंडम न कुर्युः। शिक्षिका छात्राणां शारीरिक दंडम न कुर्युः। शिक्षिका छात्रों को शारीरिक दंड नहीं करे, नहीं दे। यत, क्योंकि सा माता पितरौ क्रोधति, वह माता पिता पर क्रोध करती है। से अपाय कारणी, वह अन्य उससे दंड देने पर वह उनसे दूर जाती है। सा छात्रेषु मनोभारम भय च उत्पादति, वह छात्रों में मनोभार, उनके मन में भय उत्पन्न करती है। सा केवलम शिक्षकाणां भाव रचना, वह शिक्षकों की भाव रचना है, दंड देना ऐसा है नहीं। यहाँ पर जो आंसर आपको आएगा वो कौन सा आएगा? तीसरा। देखिए, शिक्षक अगर छात्रों को क्या देगा? शारीरिक दंड देगा, तो शिक्षकों के वो बालकों के मन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? भय उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा मित्रों? भय उत्पन्न हो जाएगा। और भय उत्पन्न होने के कारण वह कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, कक्षा में नहीं आएगा, स्कूल से भाग जाएगा, इस तरह की कार्य वो करेगा। इसलिए शिक्षकों को छात्रों को क्या नहीं देना चाहिए? शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मौखिक परीक्षा या भेदा नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। प्रश्न क्या है? मौखिक परीक्षा का भेद नास्ति नहीं है। तो सलाह का परीक्षा तो है, शास्त्रार्थ परीक्षा भी है, भाषण परीक्षा भी है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा ये लिखित परीक्षा का भाग होता है। इसलिए यहाँ पर पूछा है मौखिक परीक्षा का भाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा मौखिक परीक्षा का भाग नहीं होता। इसका आंसर क्या बनेगा? नंबर 3। अगला प्रश्न। संप्रेषणाएँ, यहाँ पर एक ही मात्रा लगा लेना। संप्रेषणाएँ किम कर्तव्यम। संप्रेषण का क्या कर्तव्य होना चाहिए? संप्रेषण के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूर्ण सज्जा होनी चाहिए, सहायक सामग्री होनी चाहिए, भ्रमण होना चाहिए, भाषण होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नंबर 1। संप्रेषण के लिए पूर्ण सज्जा होनी चाहिए। पूर्ण सज्जा से तात्पर्य ये है कि जब भी हम संप्रेषण करें तो अच्छे संप्रेषण के लिए सब कुछ वेल अप टू डेट होना चाहिए। सारी चीज़ें इस अपने निश्चित स्थान पर होनी चाहिए, सही हिसाब से रखी होनी चाहिए, तभी जाकर क्या हो सकता है? संप्रेषण सही। बीच में संप्रेषण के कोई अवरोध नहीं हो। इसलिए हम जहाँ भी संप्रेषण करते हैं, चाहे कक्षा में हो चाहे अन्यत्र स्थान पर हो, कक्षा में संप्रेषण तभी उचित होगा जब सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी।
तब जाकर क्या होगा, संप्रेषण होगा। इसलिए संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है, सबसे पहले पूर्ण सज्जा, अर्थात जहाँ भी संप्रेषण किया जा रहा है सजावट से तात्पर्य पूरे साधन वहाँ पर होने आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, कई अमूर्त वस्तुएं संकल्पना मूर्तमती भक्ति, किसके द्वारा अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना मूर्तवती भक्ति मूर्त होती है? किसके द्वारा अमूर्त जो विषय हैं, अमूर्त जो वस्तुओं उनकी संकल्पना मूर्त में बदल जाती है? तो देखो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चित्र। देखो चित्र, मान लीजिए मैं आपको अभी ये चित्र बनाया मैंने एक छोटा सा, ये चित्र है जलेबी का। किसका है भाई? जलेबी का। जलेबी आपके सामने नहीं है, लेकिन जलेबी आपके सामने नहीं है तो वो क्या हो गया? अमूर्त हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आपको चित्र बनाया है तो वो अमूर्त विषय आपके किस में आ गया? संप्रत्य आपका उसका मस्तिष्क में बन गया और वो अमूर्त विषय कैसा हो गया? मूर्त। आपने जैसे ही चित्र को देखा और जलेबी की आपको याद आ गई। जैसे ही आपने ताजमहल को देखा, आपको किसकी याद आई? ताजमहल की आपको याद आ गई। अर्थात ताजमहल अमूर्त, लेकिन जैसे ही उसका क्या बना? चित्र बना, तो वो कैसा हो गया? मूर्त हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें भाई, प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में कस्य विधि प्रयोग कृतः? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में कस्य विधि प्रयोग कृतः, किस विधि का प्रयोग किया है? तो ध्यान रखना है आपको सीधा इसका आंसर, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसने किया है? प्रोफेसर बोकिल महोदय ने इसका प्रयोग किया है। तो नंबर 7 का आंसर है नंबर 2। अगला प्रश्न 8वां, शीर्षक वाक्य अभिप्राय अस्ति। शीर्षक वाक्य से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय? निबंधस्य मुख्य भाव है, काव्यस्य निबंधस्य व शीर्षकम, अनुच्छेदस्य प्रमुख विचारः, कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य उपशीर्षकम। तो शीर्षक वाक्य क्या है भाई? तो देखो शीर्षक, जैसे मैं कोई निबंध लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने दिवाली पर निबंध लिखा। किस पर निबंध लिखा? दीपावली मैंने निबंध लिखा, तो ऊपर मैं उसका क्या डालूंगा? दीपावली डालूंगा। क्या लिखूंगा ऊपर? दीपावली। तो दीपावली जो लिख रहा हूँ वो क्या है? उसका शीर्षक है। अब शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि नीचे जो वर्णन होगा निबंध में किसके बारे में होगा? दीपावली के बारे में होगा। तो निबंधस्य मुख्य भाव ही क्या होता है? शीर्षक वाक्य का अभिप्राय होता है। तो नंबर 1 इसका आंसर सही है। 10वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षणम किम? उपचारात्मक शिक्षणम किम, कई बार इसकी जिक्र हमने अपने प्रश्नोत्तरी में किया है। तो उपचारात्मक में क्या होता है? समस्या को दूर किया जाता है। तो देख लो किसमें होता है? छात्राणां समस्या दूरीभूता भवन्ति, शिक्षणमिदं समागत्य विद्वोत्स्य वित्रायते, छात्र शिक्षको नूतनं स्मृति जागृति, उपरोक्त कथन त्रयम सत्यम। तो देखो छात्राणां समस्या दूरीभूता भवन्ति, छात्रों की समस्या को दूर होती है इसमें। शिक्षणमिदं समागत्य विद्वोत्स्य वित्रायते, बिल्कुल तीनों ही इसमें सही है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी किससे संबंधित? छात्रों की समस्या से समाधान से संबंधित है। इसलिए आंसर क्या आएगा भाई? इसका उपयुक्त कथन त्रयम सत्यम, तीनों ही कथन इससे क्या हैं? सत्य हैं। अगला प्रश्न 11वें नंबर का हिंदी से संबंधित है। किस शिक्षाविद ने शिक्षा अधिगम को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है? किस शिक्षाविद ने शिक्षा अधिगम को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है? तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है कौन सा? महात्मा गांधी, एडम्स, जॉन डीवी, पेस्ट्रोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है जॉन डीवी ने कैसी प्रक्रिया माना है? शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। एक तरफ तो उन्होंने बताया छात्र, एक तरफ उन्होंने बताया क्या? शिक्षक, और दूसरी तरफ उन्होंने बताया इनके बीच में पाठ्यक्रम। क्या बताया है? पाठ्यक्रम। तो 1, 2 और 3, इस तरह से 3 उन्होंने ध्रुव बताए किसके लिए? शिक्षा अधिगम के लिए। तो इसलिए किसने बताए? जॉन डीवी ने बताए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अपनाया गया है। किसके द्वारा अपनाया गया है भाई? यूजीसी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, सीबीएसई द्वारा या आरबीएसई द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एनसीएफ जिसे कहते हैं, एनसीएफ 2005, वो किसके द्वारा अपनाया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा अपनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। 12वां प्रश्न, समुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग शामिल किया जाता है। समुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग शामिल किया जाता है शिक्षण नियोजन में, शिक्षण व्यवस्था में, शिक्षण अग्रसरण में, शिक्षण नियंत्रण में। तो यहाँ पर समुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है तो वो किससे संबंधित है? शिक्षण व्यवस्थाओं से संबंधित होती है, क्योंकि समुचित की सारी बात की जा रही है तो सारी बात व्यवस्थाओं से संबंधित होती है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? अध्यापक तो कैसा रहेगा जिसमें सक्रिय, बालक कैसा हो जाएगा वही उसमें निष्क्रिय। तो देखो कौन सी विधि है ऐसी? अवलोकन, प्रश्नोत्तर, नाटकीकरण, कहानी कथन।
तो देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा कहानी कथन, क्योंकि कहानी जब कहेगा तो जो शिक्षक है वो तो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, क्योंकि वो तो कहानी कहेगा, बिल्कुल कहानी को बढ़िया ढंग से कहेगा वो तो, लेकिन छात्र उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसे पता नहीं, तो छात्र कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा कहानी कथन। अगला प्रश्न, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है किसका, विषय का, तार्किकता का, कल्पना का, ज्ञान का। तो ध्यान रखना कहानी कथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहानी कथन से बालकों में कल्पनाओं का विकास होता है किसका, कल्पना का। क्योंकि मान लीजिए बालकों को अपन ने कहानी सुनाई किसी परी की, किसी जंगल में कोई स्टोरी सुनाई, तो वो उनके लिए क्या है, कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं जागृत करती है कि परी ऐसी होती होगी, है ना, और इस तरह से जंगल में मीटिंग होती होंगी, शेर रहता होगा, है ना, ये सारी क्रियाएं वो केवल कल्पना कर सकता है। तो कल्पनाओं का विकास किसके माध्यम से होता है, कहानी के माध्यम से होता है। मोस्ट लगा लेना, इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती भाई। तो ध्यान रखना ये सारी विधि तो सही है, छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन ये समस्या समाधान विधि है, ये उच्च बड़े बालकों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि समस्या का समाधान छोटे बच्चे अपने अनुसार नहीं कर सकते, वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो समस्या समाधान ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, कैसे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें भाई, व्याख्यान विधि होती है, बाल केंद्रित होती है, अध्यापक केंद्रित होती है, परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्यक्रम केंद्रित होती है। तो बता दो जल्दी से। तो ध्यान रखना व्याख्यान विधि किस पर केंद्रित होती है, अध्यापक केंद्रित होती है। कैसी केंद्रित होती है, बढ़िया तरीके से व्याख्यान अध्यापक देता है, कोई ज़रूरी नहीं कि छात्र उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, छात्रों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अध्यापक तो व्याख्यान दे रहा है, उसके लिए वो बढ़िया है, वह सक्रिय भी है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि देखकर सीखना सिद्धांत पर आधारित है, किस पर देखकर सीखना सिद्धांत पर आधारित है। तो सीधा ही शब्द आपको दिखाई दे रहा है, निरीक्षण विधि। निरीक्षण का अर्थ होता है देखना, देखकर बालक सीखते हैं। तो किस विधि में सीखते हैं बालक, निरीक्षण विधि के माध्यम से बालक देखकर सिद्धांत पर आधारित देखकर वो सीखते हैं। भाई क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19वां, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का चयन करेंगे। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का चयन करेंगे, अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, समस्या समाधान विधि। तो भाई आपने कौन सी विधि से करोगे, रामायण आपको पढ़ानी है तो ध्यान रखना है रामायण पढ़ानी है आपको, तो कौन सी विधि अपनाएंगे, कहानी विधि। क्यों अपनाएंगे भाई, रामायण के पात्र अभी उपलब्ध नहीं है तो अपन उनके बारे में क्या सुना सकते हैं, बच्चों को कहानी सुना सकते हैं कि इस तरह से रामायण के पात्र थे, इस तरह से वो जंगल में गए थे, वनवास उन्होंने काटा था, ये ऋषि मुनि थे, रावण से युद्ध हुआ था, इस तरह से युद्ध हुआ था, इस तरह के शस्त्र औजारों का प्रयोग किया गया था। तो ये सारे के सारे अपन किसके माध्यम से बालकों को बता सकते हैं, कहानी विधि के माध्यम से बता सकते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कहानी विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां, समस्या समाधान विधि के मूल प्रतिपादक कौन है। तो देखो समस्या समाधान विधि के मूल प्रतिपादक ध्यान रखना है आपको, जैसे डीवी और किलपेट्री देखें तो इसको आंसर मत बना देना, ध्यान रखना इसका सही आंसर कौन सा है। 1 नंबर सेंट थॉमस और सुकरात, सेंट थॉमस और सुकरात इसके मूल प्रवर्तक हैं। ध्यान रखना ये कैसे प्रवर्तक हैं, मूल प्रवर्तक हैं, मूल प्रवर्तक हैं। लेकिन ये जो किलपेट्रिक है और ये जॉन डीवी है, ये कैसे प्रवर्तक हैं, आधुनिक प्रवर्तक हैं। दोनों में अंतर है। यहाँ पर पूछा क्या है, मूल प्रवर्तक के बारे में पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ। अगर आधुनिक प्रवर्तक के बारे में पूछते तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जॉन डीवी और किलपेट्रिक हो जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मूल पूछे तो क्या देना है, सेंट थॉमस और सुकरात, और जब आधुनिक पूछे तो जॉन डीवी और किलपेट्रिक इसका आंसर होगा। इसलिए राइट आंसर क्या दिया, नंबर 1। चलिए दोस्तों, ये हमारी क्लास थी, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाया होगा। अगर आप इसी तरह की क्लास हमारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव क्लास के लिए शाम 6 से 7 हमारे साथ रेडी रहें, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करोगे तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी बेल आइकन दबाने पर आपको मिल जाएगा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।